जो पिछली क्लास का हमारा छूट गया ना उसको लिख लो, नहीं तो वो आधा ही रह जाएगा। रस कर्पूर का कर रहे थे ना हम। उसमें लिखो पारद, रेशो, सेंध, और फिर क्या है, गंधक आमल है। गंधक नहीं है, बस वो ध्यान रखना। ऑप्शन में गंधक भी दिया होगा, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। गंध का अमल है, गंध का अमल। ठीक है। अब इनकी रेशो क्या होती है? तो 1 रेशो 1 मतलब पारद और सैंधव की रेशो होती है 1:1। और जो गंध का अम्ल इसमें डला होता है उसकी रेशो होती है आधी। और इसकी रेशो क्या होती है हमारी? आधी। अब इसके कंटेंट या कैसे याद रखेंगे? कोड लिखो, कर्पूर पागल है। कर्पूर नाम का जो लड़का है वो क्या है? पागल। ठीक है। तो कर्पूर से रस कर्पूर आ जाएगा। अब पागल को डिकोड करेंगे। वो से आ जाएगा पारद, ग से गंध का अमल, और लो से आ जाएगा लवण। तो सेंथव क्या है हमारा? लवण ही है। तो कोड लिख लेना, कर्पूर क्या है? पागल है। कपूर पागल है। चाहे इसका जो रेशो है उसको पागल के इससे याद कर लो, 1:1/2:1। नहीं तो यही याद रह जाएगा, 1:1/2। पागल से ही रेशो याद कर लेना इसकी। क्या? 1:1/2:1। ठीक है। जो गंध का अम्ल है वो कितना है? आधा। ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। गंधक नहीं है इसमें, गंध का अम्ल है। ठीक है। तो क्रिया शरीर में अब हमारा क्या शुरू होगा आज? मल। ओके। तो पहले रस का, पहले चरक के अनुसार रस का मल क्या है? कफ। रक्त का पित्त। मांस का खैमल। ठीक है। मेद का स्वेद। अब देखो अस्थि का क्या है? केश और लोम। और अस्थि की उपधातु क्या थी हमारी? दंत। अब जब मैंने तब भी कोरिलेट कराया था। अस्थि का क्या है? केश। और केश उपधातु किसकी है? मज्जा की। ध्यान रखना, केश उपधातु किसकी है? मज्जा की। ओके। अब उसके बाद मज्जा का है अक्षिविट त्वक स्नेह। ठीक, शुक्र का बताया नहीं। तो अब ऐसा होगा कि शुक्र धातु का मल चरक के अकॉर्डिंग क्या है? तो ऑप्शन पहले सारे पढ़ लेना और थोड़ा इस टेबल को रिमाइंड कर लेना कि शुक्र का चरक ने कुछ भी नहीं बताया। अब भागवत का सारा ही सेम है। ठीक है। अस्थि क्या? नाखून क्या है हमारे? हार्ड होते हैं अस्थि की तरह। तो रोम वो आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। बस भागवत ने क्या है, कल भी हमने किया था कि शुक्र का मल ओज। ठीक है। ओज को शुक्र का मल कहा। ठीक है। अब बताओ ये कौन से भागवत है? अष्टांग हृदय है कि अष्टांग संग्रह? अष्टांग हृदय। ठीक है। और संग्रह ने क्या बोला है? धातु का सार बताया उसको। ओके, गुड। ठीक है। तो देखो ये वो आ गया। अब उसके बाद है सुश्रुत और षाढ़ंगर जी का, इनका भी सेम। कुछ कह रहे हो? ठीक है, इनका भी सेम आ गया। अब इनका भी याद रखना, अभी तक भागवत का ही पढ़ा है हमने, ओज शुक्र का मल। ये तो हमने पीछे ओज में भी लर्न कर लिया था। तो फिर इसका तो डायरेक्ट ही याद है, कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। अब है षाढ़ंगर। अब देखो, जीवा नेत्र कपोल जल। ठीक है। अब हमने जो है वो मज्जा में पढ़ा, ये नेत्र त्वक स्नेह। ठीक है। नेत्र और त्वक स्नेह ये मज्जा का मल किस किसने बताया है? चरक ने, सुश्रुत ने, भागवत ने। ठीक है। अब इधर लिखा है जीभा नेत्र कपोलगत जल। तो ध्यान रखना, इधर है नेत्र त्वक स्नेह और ऊपर है जीभा नेत्र। देखो जीवा तो आ जाएगा, तो नीचे तो नहीं हमने जीवा पढ़ा, कपोल भी हमने नीचे नहीं पढ़ा। तो ये बना लेना कि ऐसा नहीं है कि मज्जा में हमने पढ़ा था ऊपर रस का हम कफ 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 ही पढ़ रहे थे। ठीक है।
तो इस पे ध्यान दे लेना कि षाढ़ंगर जी ने क्या किया है कि रस के मल में जीवा, नेत्र और कपोलगत जल, ये सारा ही उन्होंने माना है। ठीक। उसके बाद रक्त का क्या माना है, रंजक पित्त। बाकी ख एमएल वो कर्ण की जो मैल होती है वो माना है। अब देखो जीवा, दंत, कक्षा, मेढ्र का मल, जब पढ़ो तो एक जो है वो मेद और रस, इसको हमने क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, जो चरक, भागवत और सुश्रुत जी का क्या है, इधर से ये काट लेना, सुश्रुत षाढ़ंगर, ये है उनका अलग से। ठीक है। अब मेनली इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, शुक्र से बनता है कि ये जो पीठिका है ये है यौवन पीड़िका, कि यौवन पीड़िका जो है वो किसका मल, किसने कहा, तो यौवन पीड़िका को शुक्र का मल षाढ़ंगर जी ने कहा। ओके। और दल श्रमशु, दलहन ने शुक्र का मल श्रमशु कहा, और यौवन पीड़िका शुक्र का मल षाढ़ंगर जी ने कहा। ठीक है, क्वेश्चन इसी पे बनेगा और ये कंपेयर करके पढ़ना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद है मल, मलिनीकरणात् आहार मल, जो शरीर को मलिन करते हैं और आहार के किटवाक से उत्पन्न होते हैं उसको मल कहते हैं। ओके। अब हमने पहले भी पढ़ा था मल को दूष्य माना, किसने माना था मल को दूष्य, अरुणदत्त जी ने। ठीक। अब उसके बाद है मल कौन कौन से हमारे, पुरीश, मूत्र। कल हमने ओज, भेल के ओज के 12 स्थान पढ़े थे, उनमें से दोषों में से कौन सा दोष नहीं था। तो वात दोष नहीं था। ओके ठीक है। और रस के स्थान पे क्या पड़ा था। तो, तो, ठीक है। ठीक है, तो पहला है पुरीश, मूत्र और फिर स्वेद। अब मल 3 होते हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम। पुरीश का अंजलि प्रमाण, ये अंजलि प्रमाण जो पीछे टेबल पढ़ाई थी, अंजलि प्रमाण पुरीश का 7, मूत्र का 4, स्वेद का 4, ये हम स्वेद का 10 ये हम कर चुके हैं। ठीक है। अब है महाभूत। अब ध्यान रखना कि पुरीश में महाभूत, ठीक है, विरेचन में भी हमने यही पढ़ा था, पृथ्वी और जल, कि विरेचन कराते टाइम जो है वो विरेचन जब कराएंगे पृथ्वी पे गिरेगा और जल की भी जरूरत होगी, ऐसे पढ़ा था। तो पुरीश का भी सेम वही है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसका जो महाभूत है पृथ्वी और जल है, और इसके कर्म में क्या है, क्वेश्चन बना हुआ है, ये गलत भी होता है, तो इस पे ध्यान रखना, वायु और अग्नि का धारण कौन करता है, वायु और अग्नि का धारण तो कौन करता है, ये किसका कर्म है, हमारा पुरुष का कर्म है, वायु और अग्नि को धारण करना। ओके। उसके बाद है उपस्तंभ, ये उपस्तंभ, ये श्लोक किसका है, सुश्रुत का। अब स्तंभ, अब स्तंभ जो है, अब देखो बो से भागवत, और अब स्तंभ में बो आया हुआ है। ठीक है। और चरक का लिखो उपस्तंभ, उ, प, ये जो तो लिखा है ना इधर ट कर लेना, वो चरक का बन जाएगा। फिर श्लोक पूरा नहीं याद करने की जरूरत। उपस्तंभ सुश्रुत का है, और अब स्तंभ ब से पता चल जाएगा, जहां पे बो आया है वो किसका है, भागवत का अब स्तंभ। ठीक है। उपस्तंभ सुश्रुत का, अब स्तंभ भागवत का, और उपस्तंभ ये जो सुश्रुत का तो पड़ा ना इधर ट कर लेना, वो बन जाएगा हमारा चरक जी का। अब है मूत्र, तो मूत्र में जल और अग्नि। ठीक। बस्ती पूर्ण विक्लेद्रित,
ठीक है। अब एक आता है हमारा विक्लेद्रित और एक है क्लेदत्वम। क्लेद का धारण करने वाला और क्लेद का वहन करने वाला। तो इस अब ये भी मिलते जुलते हैं। तो क्या है, बस्ती पूर्ण विक्लेद्रित, मतलब क्लेद का वहन करने वाला कौन है, हमारा मूत्र। और क्लेद का धारण करने वाला है हमारा क्या, स्वेद, क्लेदत्वम। ओके। के बाद है हमारा पुरीश। तो पर्याय है इसका शक्रित, मल, किट, वर्च, उच्चर, उपवेशन। अब इसमें से क्या रखना, उपवेशन और अवस्कार। ठीक है, अवस्कर और उपवेशन। एक और पर्याय लिखो इसका, विषण, वि, श, आधा, और ण, विषण, अवस्कर। ये भी किसका पर्याय है, पुरीश का। और इधर फिर से अलग से लिख लेना, इसका कर्म है वायु और अग्नि का धारण करना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बने हैं। क्योंकि सभी को महाभूत याद रह जाता है, कर्म पे ध्यान नहीं जाता। तो इसका महाभूत तो चलो ठीक है, बट इसका कर्म क्या है, वायु और अग्नि का धारण करना। पुरीश निर्माण प्रक्रिया का वर्णन जो है वो भागवत ने किया है। ओके। उसके बाद है हमारा, अब ये भी ध्यान रखना, ऊपर छूट गया। देखो, अ, अब ऐसा पूछ ले, मलों का पंचमहाभूत, मलों का पंचभौतिक संगठन किस आचार्य ने बताया है। मलों का पंचमहाभौतिक संगठन किस आचार्य ने बताया है, तो आचार्य भागवत। ठीक है, ये क्या है हमारा, आचार्य भागवत। ओके। और इनके कर्म के बारे में किसने बताया है, अगर पूछे मलों का पंच महाभूतिक संगठन किसने बताया है, तो आचार्य भागवत जी ने। और इनके मलों का कर्म, कर्मों के बारे में किसने बताया, तो आचार्य सुश्रुत जी ने, स्पेसिफिकली। ओके, हो गया। अब इसके बाद है हमारा, अन्न के पाचन पश्चात दो भाग बनते हैं, प्रथम सार, दूसरा कीट भाग। ठीक है, तो कीट भाग के दो भाग हो जाते हैं, एक तनु और एक घन भाग। अब मल है, तो क्या है, जब हम मान लेते हैं तो उसके दो भाग बनते हैं, एक जो है वो पोषक भाग जो शरीर को पोषण प्रदान करता है, और एक वेस्ट प्रोडक्ट जो कि किट भाग होता है हमारा। ठीक है, तो किट भाग के भी आगे दो में कन्वर्ट होता है, एक लिक्विड फॉर्म में, एक तनु भाग जिसको हम मूत्र कहते हैं, और एक घन भाग जिसको क्या है, पुरीश कहते हैं। तो ठीक है, तनु भाग से हमारे मूत्र का निर्माण और घन भाग से हमारे पुरीश का निर्माण। अब उसके बाद है समान वायु का कर्म, पच्यति, अन्नम विभज्यति, सार किटो पृथक, सार किट का पृथक्करण करना। ठीक है, मतलब अब जो हमारा पोषक भाग बनता है और जो हमारा किट भाग बनता है, इनको अलग अलग कौन करता है। अब खाना खाया है, जो पोषक भाग में डिवाइड होगा, आधा वेस्ट प्रोडक्ट में डिवाइड होगा, तो कौन सी वायु जो है वो इसमें हेल्प करती है इनको अलग अलग करने में, तो वो कौन सी करती है, हमारी समान वायु। ठीक है, उसके बाद पुरीश की उत्पत्ति, ये किससे होती है, पक्वाशय से होती है। पुरीश धरा कला कौन सी है, पांचवी। हम करेंगे षाढ़ंगर की सारी सुश्रुत में पढ़ेंगे, शारीर में षाढ़ंगर ने भी इनको क्या बोला है वो चीज भी वहां करेंगे। ठीक है, तो पुरीश कौन सी है, पांचवी हमारी कला है। उसके बाद है
गुद के भेद। ठीक है, तो उत्तर गुद यत्र पुरीशम अवतिष्ठितु पुरीशम निष्कृष्टि तत् अधर गुदम। तो कितने हैं गुद के भेद? टू टाइप्स, उधर्व गुद और अधः गुद। ठीक है, दो हो गए हमारे। उसके बाद है हमारा मूत्र। मूत्र में क्या है, इसके पर्याय लिखे हैं। मूत्र में है बस्तिमल, निरंजल, प्रस्रवणम, स्राव। ठीक है, किट्टम अनस्य विण मूत्रम। ओके। उसके बाद है मूत्र निर्माण प्रक्रिया। हाँ, अब क्वेश्चन आएगा, मूत्र निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कहाँ पे किया गया है और किसने किया है? दो क्वेश्चन बनते हैं। तो किसने किया है? सुश्रुत ने। और कहाँ पे किया गया है? तो सुश्रुत निदान तीसरे चैप्टर में। ओके, वहां जब करेंगे, वो श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। सरितम सागरम यथा करके है श्लोक। तो सूत्र सुश्रुत निदान तीन में। और अगर सुश्रुत हमारा ऑप्शन में ना हो, सुश्रुत हमारा ऑप्शन में ना हो, तो दूसरी हम प्रायोरिटी किसको देंगे? भाप प्रकाश को। ठीक। उसके बाद मूत्र निर्माण प्रक्रिया पक्वाशय से शुरू होती है। ये पक्वाशय गत्रयम नाड्य मूत्रम व्यस्तता, ये वही है, सुषुम्न निदान से श्लोक लिया गया है। मूत्र निर्माण प्रक्रिया का, हाँ, जैसे पुरीश में हमने पढ़ा कि सार भाग और कीट भाग को कौन सी वायु जो है वो अलग अलग करती है, तो वो समान वायु थी। अब इधर है मूत्र निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण, तो वो पाचक पित्त करता है। ठीक है, मूत्र निर्माण प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? हमारा पाचक पित्त। ओके। उसके बाद है मूत्रस्य क्लेद वाहनम, फिर मूत्रम मानुष्यम च विषापहम। हाँ, तो इनके रेफरेंस पूछे जाते हैं, सुश्रुत का और भागवत का। तो सुश्रुत ने तो बोला मूत्रम मानुषम च विषापहम, और भागवत ने बोला मानुष्यम मूत्रम तू विषापहम। अब पहले चरक आते हैं सुश्रुत, फिर भागवत। तो भागवत को हम नए लोग मानते हैं, तो नए लोग क्या करते हैं? तू तड़ा करके बात करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ रही है, वो कैसे तू तड़ा करके बात करती है। ओके, तो तू तड़ाक से आ जाएगा हमारा कौन सा? भागवत। जैसे क्लिनिक में भी कुछ लोग आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे बात करनी है, कौन तुमसे बड़ा है कौन छोटा, वो उससे भी तू तड़ा करके बात करते हैं, है ना? तो वो कौन से आगे? हमारे भागवत जी, उनका श्लोक है ये। ओके। उसके बाद है नरम मूत्रम गरम हंति सेवितम रसायनम, कि नर मूत्र, जो मनुष्य का जो मूत्र है, उसको रसायन के तौर पे यूज किसने किया? रसायन किसने बोला? रेफरेंस पूछेंगे तो किसने कहा? भाप प्रकाश ने। ओके, इंपॉर्टेंट श्लोक ये तीनों के तीनों ही। चौविशापहम, तू विशापहम और नरम मूत्रम गरम हंति। गर विष में कौन सा मूत्र यूज होता है? तो नर मूत्र। ठीक, हो गया हमारा। अब उसके बाद है हमारा स्वेद। तो स्वेद निर्माण प्रक्रिया भाप प्रकाश ने इसका वर्णन किया है। ठीक। एक आती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, इसका वर्णन किसने किया है? आचार्य भेल ने। आचार्य भेल ने। ठीक। और अष्टवर्ग, अष्टवर्ग जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, ठीक है, जीवक ऋषिवक वाला, उनके प्रतिनिधि द्रव्य कि वो नहीं मिले, तो उनके जो है वो अब अभाव में हम क्या यूज करेंगे? तो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्यों का वर्णन भी किसने किया है? भाप प्रकाश ने। ठीक। ओके। इसके पर्याय हैं स्वेद, घर्म और निदाद। ठीक है,
तो याद रखना, घर्म क्या होता है हमारा? स्वेद। और एक आता है हमारा घर्म काल। घर्म काल, वो किसको कहते हैं हम? ग्रीष्म ऋतु को। घर्म काल इज, घर्म काल किसको कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु को। ठीक। और एक है घर्म आंते। घर्म आंते, घर्म आंते हम किसको कहते हैं? प्रावृट ऋतु को। घर्म आंते किसको कहेंगे? प्रावृट ऋतु को। और घर्म, अकेला घर्म क्या है हमारा? स्वेद। तो ध्यान देना, ऐसे नहीं है कि उसको समझ लिया, ऋतु के बारे में पूछा होगा। अकेला घर्म क्या है हमारा? स्वेद। का पर्याय है घर्म काल, ग्रीष्म ऋतु है। घर्मांते क्या है हमारा? प्रावृट ऋतु। ठीक है। और इसमें क्या है? घर्म, अच्छा इधर लिखा तो है, घर्म काले निदादे ग्रीष्म ऋतु, घर्मांते जो वो प्रावृट ऋतु। ठीक है। मेघ काले, एक मेघ काले आता है। मेघ काले हम किसको कहते हैं? वर्षा ऋतु को। ठीक है। मेघ काले से समझ आ रहा है मेघ होंगे मतलब बारिश होने वाली है। मेघ काले वर्षा ऋतु को। और एक है मेघ आंते, मेघ खत्म हो गए। तो वर्षा के बाद कौन सी आती है? शरद। तो मेघ आंते मतलब, मेघ आंते किसको कहेंगे हम? शरद ऋतु को। मेघ आंते आएगा हमारा शरद ऋतु। ठीक। एक और है हिमांते। ही मानते, ये हम कहते हैं बसंत ऋतु को। ये इंपॉर्टेंट है। जब ऋतु करोगे ना आगे, तो ऐसे नहीं है कि वो पूछेंगे हाँ बताओ इस ऋतु में जो है वो कौन से रस की उत्पत्ति होती है। आंसर पता होने के बावजूद भी अगर पर्याय पता नहीं होंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक। हेमंते, बसंत। ओके। और आगे ये हो गया क्लेद विदरित, मतलब क्लेद का धारण करने वाली। और मूत्र क्लेद का। अब दोष धातु मल ब्रे विद्धि क्षय, दिस इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो कभी हुआ ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए। ओके। तो ये हम करेंगे कल।